हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विश्व में कुल कितने मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है? सवाल है, विश्व में कुल कितने मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से भारत एक है? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। सही आंसर होगा 12। ध्यान रखिएगा, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? सवाल है, भारत में कुल कितने प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन है 47,000, 45,000, 42,000, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, 47,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है, और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधे का लगभग देखेंगे तो 6% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिलहाल 47,000 इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, विश्व के कुल पौधों, फिर से सवाल सुनिएगा, विश्व के कुल फूलों के पौधों का खालिस्तान प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 7%, 11%, 10%, 6%। इसका आंसर हम बता चुके हैं। सही आंसर क्या है? 6%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल फूलों के पौधे का 6% जो है वो भारत में पाया जाता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे देखने को मिलते हैं। कितना? 15,000। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, भारत में 15,000 फूलों के पौधे हैं और ये पूरे वर्ल्ड का, विश्व का देखेंगे तो 6% के बराबर है। ठीक है, फुल वर्ल्ड में जितने भी फूलों के पौधे पाए जाते हैं ना, उसमें से 6% निकल कर ही आता है। ठीक है, और भारत में बात करें जानवरों का जातियाँ कितनी हैं तो 90,000 है। 90,000 प्रकार की जातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिख दी गई हैं। ठीक है, जैसे भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश के विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल जिसे एल्गी भी कहते हैं तथा कवक से फंजाई भी कहते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे समुद्री पानी की ये पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। सिंपल से मैं समझा देना चाहता हूँ, ये लिखना ये चाह रहा है यहाँ पे, ये जो मछलियाँ हैं ना, ये ताजे मछलियाँ और समुद्री पानी का, समुद्र का पानी का और ये ताजे पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं, ये लिखना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व के कुल फूलों के कितने प्रकार भारत में पाए जाते हैं? विश्व के कुल फूलों के कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं? इसका आंसर ऊपर ही बता चुके हैं, लगभग 15,000। ठीक है, सही आंसर है ए ऑप्शन। विश्व के कुल फूलों के 15,000 प्रकार भारत में पाए जाते हैं जो कि लगभग 6% के बराबर है। अब ऐसा भी कह सकते हैं, ये 15,000 अगर 6% है तो 100% कितना होगा? ठीक है, इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और इधर काट सकते हैं 7,500 और ये काट लेंगे 25 या 75, 2500, तो 25 पर कितना जीरो हो जाएगा इधर?
20 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 2,50,000 कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर इतने प्रकार के फूलों के प्रकार हैं, इतने फूल पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं खुद से भी। 2,50,000 फूलों के प्रकार हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से पौधे बिना फूलों के होते हैं, जिसमें फूल नहीं लगे होते हैं। फर्न, शैवाल, कवक। इसका डिस्कशन हम ऊपर कर चुके हैं। सही आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। फर्न, शैवाल, कवक ये सभी बिना देखेंगे कि फूलों के होते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं जो कि बिना फूलों के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारण है। वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारण है। भूभाग, मृदा, तापमान, उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता जो देखने को मिलती है, इसके पीछे रीजन होता है भूभाग का भी, मृदा मिट्टी कैसी है, और तापमान टेम्परेचर कैसी है। जैसा तापमान होगा, जैसा मिट्टी वहाँ की होगी, वैसा वहाँ वनस्पति देखने को मिलेगी, है ना। वहाँ पे वैसे ही प्राणियों की जो विविधता देखने को मिलेगी वो मिल सकता है आपको। भूभाग जैसा होगा, है ना। भूभाग मतलब भूमि का आकार कैसा है ना, ऊंचावच है, पठारी क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है, जिससे मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरह से देखेंगे कि वहाँ पे वनस्पति और प्राणी में विविधता उसी के हिसाब से आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। ऑप्शन है 21.5, 22.25, 23.35 या फिर 21.76। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21.76%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल 21.76% है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्या आप जानते हैं, सवाल यहाँ से लिया गया था, ध्यान दीजिएगा। इंडिया फॉर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2011 का रिपोर्ट है। जनरली ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपकी किताब में दिया हुआ था, तो यहाँ से मैंने इसे क्रॉप किया है और यहाँ से मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21.05% है। ठीक है, जो कि 2023 में बढ़ करके 21.76% हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग कितना वृद्धि हुई है। 0.5 तो हो जाएगा 1, ये 7 माने 71.71% की ग्रोथ अभी तक देखने को मिला है 2011 से 23 के बीच में, 11-22 यानी कि 13 सालों में। ठीक है, चलिए इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ISFR को भारतीय वन विज्ञानी के द्वारा 1987 में द्विवार्षिक यानी कि 2 सालों में ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1987 शुरू हुई थी। वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल, देश का कुल वन क्षेत्रफल लगभग है इतना वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का भौगोलिक क्षेत्र का देखेंगे तो 25.17% है। हमने कहा यहाँ पर कि ये तो 21.76% है, बट यहाँ पर दे रखा है कितना 25.17% देखिए है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों को शामिल किया गया है। वन और वृक्ष दोनों को शामिल करके ये 25.17% है। ठीक है, आगे देखिए कुल वन क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.76% है। जबकि वृक्ष क्षेत्रफल का देखेंगे कितना है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। और दोनों को जोड़ेंगे तो 25.17% निकल करके आएगा। तो ध्यान ये देनी है कि सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। वन और वृक्ष दोनों पूछेगा तो 25.17%, जब वन सिर्फ पूछे तो 21.76%, और अगर वृक्ष पूछे तो 3.41%। दोनों को जोड़ करके पूछे तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है 2023 का रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सूर्य के प्रकाश की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो उस स्थान के अक्षांश पर, समुद्र तल से ऊंचाई, या फिर ऋतु, या फिर उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी। सूर्य की तीव्रता डिपेंड करता है कि उस स्थान के अक्षांश कितनी है। ठीक है, जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे आप कि सूर्य की तीव्रता पर, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे अक्षांश कम होता जाएगा, अर्थात जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ती चली जाती है। इसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई, अब जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आपको देखेंगे कि सूर्य की तीव्रता आपको कम महसूस होगी। ठीक है,
और ऋतु भी के अनुसार भी देखेंगे कि ये आपको सूर्य की प्रकाशित तीव्रता आपको अधिक और कम देखने को मिलती है। जैसे कि देखेंगे गर्मी के मौसम में सूर्य की प्रकाशित तीव्रता आपको कम महसूस होगी, जबकि बरसात के मौसम में तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है। उल्टा होता है ऐसा क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में होता है क्या ना कि मौसम पूरा साफ होता है, धूल कण जो होता है वो अवरोध नहीं बनते हैं, सीधा सूर्य की किरणें पहुंचती हैं हमारे पास। ठीक है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की तीव्रता थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, जिस वजह से वो रोक लेता है थोड़ा बहुत। तो ये ध्यान रखेंगे, ऋतु के आधार पर भी सूर्य के प्रकाशित तीव्रता डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वनस्पति में विविधता तथा विशेषताएं निम्न में से किस पर निर्भर करती हैं? तो ध्यान रखना है, तब वनस्पति में विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, बलुई मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पति पनपती है? ऑप्शन है कटीली झाड़ियाँ, शंकुवन, ये भी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कटीली झाड़ियाँ। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। बलुई मिट्टी में देखेंगे, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी ही तो होती है ना, तो यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ की ये वनस्पतियाँ यहाँ पे पनपती हैं। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, वन की उपयोगिता निम्न में से क्या है? वन की उपयोगिता निम्न में से क्या है? ऑप्शन दे रखा है, स्थानीय जलवायु नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, नदियों की धारा को नियंत्रित करना, और उपयुक्त में से सभी। देखिए वनों की उपयोगिता क्या है, तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। वन की उपयोगिता में आप देखेंगे कि स्थानीय जलवायु नियंत्रण करती हैं, बिल्कुल सही है। जलवायु को नियंत्रण करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है। मृदा अपरदन को रोकता है, ये जितना ज़्यादा आप वन को लगाएंगे मृदा अपरदन उतना ही कम होगा। ठीक है। क्योंकि मिट्टी को क्या करेंगे, जकड़ करके उसे जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ पानी का बहाव को भी क्या करती हैं, उसको कम करती हैं, है ना। गति क्या करती है, से टकराती जाती है, तो उसका गति धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे मिट्टी कम करती हैं। तो ये भी सही है। और नदियों की धारा को नियंत्रित करती हैं, ये भी सही है ना। अगर ये वन नहीं होंगे तो पता चलेगा कि इतना गति से होगा कि वो धारा जो है उसका बहुत तेज हो जाएगा, तो ये धारा के नियंत्रित भी करती हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शंकुधारी, पर्णपाती, या कटीली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका है शंकुधारी वन। ऐसे पर्वतों की ढलान जहाँ मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, नदी के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? नदी के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? ऑप्शन है कंटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन, या फिर सभी होगा। इसका सही आंसर है शंकुधारी वन। ठीक है। नदी के डेल्टा क्षेत्र में शंकुधारी वन वनस्पति पाई जाती है। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सवाल है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ध्यान रखना है, सिमलीपाल जीवमंडल कहाँ पे है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। कुल 18 अब देखेंगे कि जीवमंडल नीचे है, 18 का यहाँ पे स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है, चाहे इसे स्क्रीन शॉट आप कर सकते हैं। और बाकी आप सभी के बारे में सर्च कीजिए कि कौन सा कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है। ये सब देखेंगे कि पन्ना ये मध्य प्रदेश में है ना, ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा ये देखेंगे सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना। नौकरेक कहाँ पे है? ये नौकरेक कहाँ पे है? तो आप देखेंगे ये मेघालय में स्थित है। ठीक है। मेघालय में ये स्थित है। ठीक है। मेघालय। पन्ना कहाँ बताया था? मध्य प्रदेश। ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है ना। सिमलीपाल हो गया आपका उड़ीसा। कच्छ हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। मानस हो जाएगा आपका असम। ये तो निकोबार ही हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है। और ये देखेंगे नीलगिरी, अब देखेंगे तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तमिलनाडु हो गया आपका। ठीक है। केरला तरफ ये फैले भी है। मन्नार की खाड़ी अब देखेंगे तमिलनाडु में है। ठीक है ना।
पंचमढ़ी कहाँ पे है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठंडा रेगिस्तान तो आप देखेंगे कि ये राजस्थान में ही होगा, ठीक है। ये पंचमढ़ी भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। दिहांग दिबांग आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। सुंदरवन तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में है ना। जबकि नंदा देवी देखेंगे कि ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ठीक है। और क्या बच गया आपका, एक है अगस्ता मलाई। तो आप देखेंगे कि अगस्ता मलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो कि तमिलनाडु और केरला में ये लगभग फैला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा अगस्ता मलाई के बारे में, ठीक है ना। ये भी आपका जो अमरकंटक वाला, ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि शेष अचलम आपको ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाकी एक आप लोग कमेंट करके बताइए जो कि बहुत ही आसान है, जो कि डिब्रूगढ़ से चलती कन्याकुमारी, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये कौन सा राज्य में स्थित है आपको ये कमेंट करके बतानी है। बाकी हमने लगभग सारा बता ही दिया है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा होती हैं। ऑप्शन दे रखा है 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका 200 सेंटीमीटर से अधिक। याद रखनी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में क्या क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती हैं, ठीक है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा वृक्षों में पतझड़ होने के कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे कि अगुनस, जिसे बोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना पाए जाते हैं। ये सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ वृक्ष के नाम हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से, हाथी है, बंदर है, लैमूर है, हिरन है, ठीक है। और एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। आपको ये लाइन भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। कौन से पेड़ मिलते हैं, कौन से जानवर मिलते हैं, कितनी वर्षा होती हैं, कितने ऊंचाई तक के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 60 मीटर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक ये पहुँचते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, आपको यही याद रखनी है, 60 मीटर। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आगुनुस भी है, महोगनी भी है और रबड़ भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है निम्न में से किन वन क्षेत्र को मानसूनी वन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये जो आपका है ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप पर, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये ही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है।
तो कहाँ कहाँ है आप खुद भी देख सकते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ है, देखेंगे वेस्टर्न घाट, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट में भी है, और इधर ये असम वाला क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, पश्चिम बंगाल कुछ एरिया में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो ये कटीली वन जो है इधर देखने को मिल सकता है, कटीली वन यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है आपका पर्वतीय वन, और यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में भी देख सकते हैं, यहाँ भी है, सिक्किम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल यहाँ पर जो है सही आंसर इसका ए ऑप्शन है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खासियतें हैं। पहला ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन हैं, जो कि पहले बता चुके हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में फैले हुए जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूरी ढलानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पे? आर्द्र तथा नम्र पर्णपाती वन में। क्योंकि हम देखें यहाँ पर कि जल की उपलब्धि के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो आर्द्र वाला या नम वाला और एक है शुष्क वाला। ठीक है, आगे देखिए, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, कहाँ का? आर्द्र का। आर्द्र जो पर्णपाती है या फिर नम्र जो पर्णपाती वन है उसका। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। शुष्क के बारे में बात करें, हम लोग आर्द्र के बारे में देख चुके हैं। अब देखिए, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अगर शुष्क होगा तो 70 से 100 सेंटीमीटर, और अगर यदि आर्द्र या नम होगा तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी। ठीक है, ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, जहाँ की वने साल में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, 6 से 7 सप्ताह के लिए, 6 से 8 सप्ताह के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा होती है, कितना होती है? याद कीजिए ज़रा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आता है ना, एक आता है 70 से 100 और एक होता है 100 से 200। तो 70 से 100 के बीच में जब होगा तो वो हो जाएगा हमारा आर्द्र वाला, और अगर 100 से 200 होगा तो नम वाला या फिर आर्द्र वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फिर से समझ लीजिएगा। 70 से 100 होगा तो शुष्क होगा, और अगर 100 से लेकर के 200 होगा तो ये नम या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आर्द्र। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निम्न में से कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निम्न में से कौन से हैं? तो आप देखेंगे विकल्पों के आधार पर ये दोनों हैं, आर्द्र भी और शुष्क भी, ये दोनों पर्णपाती वन ही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा होती है, कितनी होती है? आर्द्र के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। अगर शुष्क कहता है तो 70 से 100 सेंटीमीटर होती। ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यहाँ पे साल, सागौन और चंदन, ये तीनों देखने को मिलेंगे। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको नया एक तरीके से जो भी होगा उसका
कंक्लूजन जो भी निष्कर्ष होगा हम उसको निकाल कर देने की कोशिश फिर से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में साल, सागौन, चंदन, बांस, अर्जुन, सहतूत, कुसुम और रबर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल है कंटीले वृक्ष तथा झाड़ी वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है। ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंटीले वृक्ष तथा झाड़ी वाले क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और 70 से 100 के बीच में बताइए कमेंट करके, और 100 से 200 के बीच में बताइए कमेंट करके। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग कंटीले वन, है ना, कंटीले वनों के बारे में या फिर झाड़ियों के बारे में कि विशेषताएं वहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ें जानने चाहिए हम लोगों को। तो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में 70, ध्यान से देखिएगा, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये सम्मिलित हैं। यहाँ पे अकासिया, खजूर जिसे पाम कहते हैं, यूफोर्बिया तथा नागफेनी जिसे कैक्टाई कहते हैं या फिर कैक्टस कहते हैं अपने हम लोग अपनी भाषा में, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं और गहराई तक भी गई होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं मोटी भी होती हैं, गुदेदार भी होती हैं। ठीक है, ताकि वो पानी में स्टोर करके रख सके। इन जंगलों में प्रायः देखेंगे तो चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को याद रखनी है किसी बारे में, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब बताइए, सवाल है कि अकासिया, खजूर, नागफनी किस प्रकार की वन की वनस्पतियाँ हैं। सही आंसर है इसका कंटीले वन तथा झाड़ियों के। अगला सवाल है कंटीले वन तथा झाड़ियों में निम्न में से पाई जाती हैं, ऐसा होना चाहिए था, कंटीले वन तथा झाड़ियों में खाली स्थान होगा ऐसा, निम्न में से जानी जाती हैं, कैसी होती हैं। सिंपल से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर से समझिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कंटीले वन और झाड़ियाँ जो होती हैं, वो झाड़ियाँ के जो वन पाए जाते हैं वहाँ की, वो कैसी होती हैं, उसके पौधे कैसे होते हैं, उसमें क्या खासियत होती हैं। लंबी जड़ें होती हैं, छोटी पत्तियाँ होती हैं, मोटे और गद्देदार तने होते हैं, सभी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी, है ना। वैसे सभी हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। लंबी जड़ें होने चाहिए, चौड़ी पत्तियाँ होनी चाहिए, चौड़ी नहीं होना चाहिए तो फिर वाष्पीकरण तो बढ़ जाएगा ना। छोटी पत्तियाँ चाहिए और मोटे गुद्देदार तने होना चाहिए ताकि पानी को स्टोर करके रख सके। अब देखते हैं कि कैक्टस देखे होंगे, मोटा तना रहता है, उसका पत्ता जो रहता है मोटा ही रहता है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कंटीले वन तथा झाड़ियों वाला प्रदेश कौन सा है। तो आप देखेंगे दिए गए ऑप्शन में सभी होगा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी में देखेंगे कि कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला प्रदेश है। यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र क्या है, आप इससे आप लोग खुद से देखिएगा कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि साल, सागौन, पीपल, चंदन, शीशम वनस्पतियाँ किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं। सही आंसर है गुजरात। ध्यान रखना है एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एशियाई शेर सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जानते हैं, तो सवाल दिया गया था एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलता ये शेर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है पर्वतीय वन के प्रकार हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, पर्वतीय वन जो होते हैं ना, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी होते हैं, शंकुधारी वन भी होते हैं और अल्पाइन वन भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो पर्वतीय जो होता है जैसे से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वनों का प्रकार बदलते चली जाती हैं।
ठीक है। जितना हाइट पर जाते हैं तो उसका अलग देखेंगे, जितना और हाइट पर जाएंगे तो और भी बदल जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो वनस्पतियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं ऊंचाई के आधार पर। जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही उसका जो वन होगा वो उसका अलग टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है। कभी आप लोग पर्वत पे गए होंगे या फिर कहीं पर किसी वैसा पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तब देखे होंगे कि नीचे जब रहे होंगे तो कुछ अलग वनस्पति प्रकार देखने को मिलता होगा, जैसे ऊपर जा रहे तो कुछ अलग देखने को मिलता होगा। आप लोग कभी महसूस जरूर किए होंगे अगर गए होंगे कभी घूमने तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पर्वतीय वनों के बारे में। तो सबसे पहला है कि 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। ये सभी NCERT का लाइन बाय लाइन है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। बात करें 1500 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस होगा, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं। तो याद क्या रखना है कि अगर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो पर्वत वैसा कोई होगा, तो वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलेगी, जैसे सिल्वर फर है, जूनिफर है, पाइन है, बर्च इन वनों का मुख्य यहाँ पे वृक्ष है। कहाँ का? अल्पाइन वन का। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचेन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, आक, हिंद तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, अबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पर्वतीय वनों के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पर्वतीय वनों में 1500 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको ये बतानी है। यहाँ पे डॉट होनी चाहिए थी, जो कि छूटा हुआ है ना। तो इसका ऑप्शन दे रखा है शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखे थे कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे हट गया। अब बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे तो ए हो जाएगा, शंकुधारी वन। चलिए अगला सवाल है, पर्वतीय वनों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक वन पाए जाते हैं। कैसी पाई जाती हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है। अगला सवाल है, पर्वतीय वनों में 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सब कुछ हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि देवदार, सिल्वर फर, सीडर किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? पर्वतीय वन के उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 82, 71, 81 या फिर 72। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, 1972। ठीक है। देख सकते हैं कि आप जानते हैं ऐसा सवाल लिया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू की गई थी। ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? मैंग्रोव वन, सागवन, शीशम, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जहाँ पे ज्वार भाटा आता है तटवर्ती क्षेत्रों में, वहाँ की जो महत्वपूर्ण वनस्पति है वो है मैंग्रोव वन। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा मैंग्रोव वन के बारे में। ठीक है, क्योंकि भारत में मैंग्रोव वन की भी एक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि मैंग्रोव वन वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में ये वनस्पति देखने को मिलती हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्वेडा एवं एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के यहाँ पे सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है मैंग्रोव वन के बारे में, ठीक है। चलिए अब सवाल है यहाँ पर, सवाल क्या है कि सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन, ठीक है। अल्पाइन वन तो पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरी वृक्ष किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलता है सुंदरी वृक्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल है, किस प्रकार की वनस्पति की जड़ों पानी में डूबी रहती हैं। सवाल है किस प्रकार की वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का जो जड़ होती है वो पानी में डूबी रहती हैं। अगला सवाल है, विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों की कुल प्रजातियां कुल कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। 15%, 12%, 13% या फिर 18%। सही आंसर है 13%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का देखेंगे तो 13% है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में पाए जाने वाली मछलियों की कुल प्रजातियों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। ऑप्शन है 10%, 12%, 15% या फिर 18%। तो इसका सही आंसर है 12%, ठीक है। सही आंसर है इसका 12%, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखिएगा, भारत में मछलियों की जो प्रजातियां हैं लगभग 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितना, 2546। इतनी प्रकार की मछलियां भारत में पाई जाती हैं जो पूरे विश्व की 12% के बराबर है। फिर वही चीज़ करेंगे, 12% से डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड में कितनी प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में 12% मछलियाँ पाई जाती हैं जितना वर्ल्ड में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं 2546 प्रकार की मछलियाँ भारत में पाई जाती हैं जो कि 12% के बराबर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत कितने पादपों की गणना की है। ऑप्शन दे रखा है 197, 193, 352 या फिर 197। तो सही आंसर है यहाँ पे 352, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त में हैं जबकि 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाली बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, तुलसी पादप है, कचनार है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसे आप चाहें तो इसे स्क्रीन शॉट करके पढ़ सकते हैं या फिर आपको PDF है तो हम दे ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और चाहे तो फ्री प्रिंट आउट करके अपना पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बात अलग है कि फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, बट वैल्यू देना चाहिए आप लोग को। जो फ्री में मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा चीज़ मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो उससे उसका फ़ायदा लेना चाहिए आप लोगों को। अगला सवाल है कि विश्व का एकमात्र देश जहाँ पर शेर तथा बाघ होना चाहिए था, दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था बाघ। ऑप्शन देख रहा है चीन, जापान, अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। अगला सवाल है, गिर जंगल किस राज्य में अवस्थित है। सही आंसर है इसका गिर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है।
अगला सवाल है, भारत में कुल कितने जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्र के पादप और जीव संपदा की संरक्षण के लिए कितने नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं? सवाल है, भारत में राष्ट्र के पादप और जीव संपदा की संरक्षण के लिए कितने नेशनल पार्क बनाए गए हैं? ऑप्शन दे रखा है 105, 103, 106, 107। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे तो यहाँ पे होने वाला है सी ऑप्शन 106। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि आपका NCERT बुक में 103 दे रखा है। कितना दे रखा है? 103। लेकिन आप देखेंगे कि अपडेट जो है आपका 2024 तक का अपडेट है मेरे पास, जो कि उस समय तक 2024 तक 106 नेशनल पार्क भारत में बनाए गए हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चेंज होते रहता है। तो एक्चुअली में किताब में पुराना डेटा दे रखा है 103 है उसमें, जबकि 2024 तक आप देखेंगे, हाँ, नवंबर 2024 तक भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कुल मिलाकर के 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, जो कि 1.3% के बराबर है। और ये भी याद रखना है कि कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो कि 1936 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था ईस्वी। ठीक है, और इसका पहले नाम क्या था? हेरी नेशनल पार्क था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्र के पादप और जीव संपदा के संरक्षण के लिए कुल कितने वन्य प्राणी अभय बनाए गए हैं? ऑप्शन है 550, 540, 535, 566। इसका सही आंसर है 566। ठीक है, और इस भी ध्यान रखिएगा आपकी किताब में दे रखा है 535, तो ये भी पुराना डेटा है। ठीक है, यहाँ पे जो 566 है वो भी आपका थोड़ा सा पुराना डेटा है, ध्यान रखिएगा, ये भी 2023 का डेटा है। ठीक है, और आपकी किताब में 535 दे रखा है, जो कि बहुत पुराना डेटा है। ठीक है, 535। अभी जो करंट देखेंगे तो 2023-24 तक 566 यहाँ पे देखेंगे कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 106 है आपका यहाँ पर। अगर आपके देखिए एग्जाम में क्या करेंगे आप, अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया है तो अगर 106 है से नीचे है तो उसको तो कभी टिक नहीं करेंगे, 106 है तो उसको टिक करेंगे, और 100 ज़्यादा है तो थोड़ा सा फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर 106 से कम है, 103 दे रखा है, 104 दे रखा है, 105 दे रखा है, तो फिर उसको तो टिक करना ही नहीं है। ठीक है, आपको 106 पे ही जानी है। अगर 106 से ज़्यादा नहीं है तब तो 110% आपको 106 मार्क आनी है। ठीक है, और अगर यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे, अगर दे रखा है डेटा आपका 535 भी है, 540 भी है, 566 भी है, तो 566 ही आपको टिक करनी है। ठीक है, अगर 566 ज़्यादा है तो एक बार आपको थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है 570-80 दे रखा है तो आपको टिक लगानी नहीं, उतना तो ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 22-23 का डेटा है तो उतना जल्दी उतना तो नया बनना तो संभव नहीं है, 1-2 का फ़र्क हो सकता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे तुक्का लगा के जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, गुर्जर और बकरवाल निम्न में से किन की प्रजातियाँ हैं? तो ये प्रजातियाँ किसकी हैं बताइए ज़रा। ये है घुमक्कड़ जातियों की। ठीक है, गुर्जर और बकरवाल ये घुमक्कड़ जातियों की प्रजातियाँ हैं, हाँ प्रजातियाँ हैं। और आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि ये गुर्जर और बकरवाल किन क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनका जीविकोपार्जन करने के लिए किन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सवाल है, किन राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए तो सबसे अधिक है मिजोरम में। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर परियोजना कार्य में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। पूछा है आपसे कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये आपको ढूंढने बोला जा रहा है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और है और ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन का आंसर हम तो आपको दे चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और ये अध्याय का आखिरी ये सवाल है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? सवाल क्या है
कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से मैप बना दिया जाए इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर क्या हिमालय है, तो इधर देखेंगे इधर के तुलना में वनस्पति की तुलना में इधर ज़्यादा सघन है, नीचे दक्षिण की तरफ, उत्तर में कम है, ऐसा क्यों है। आई बात समझ में। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, कहता है यहाँ पर क्योंकि हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जबकि हिमालयी क्षेत्र के उत्तरी ढलानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। पहला कथन दे रखा है। दूसरा कह रहा है कि चूंकि हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों के अक्षांशीय मान हिमालय के उत्तरी ढलान की तुलना में कम है, इसीलिए दक्षिणी ढलान को हिमालय के उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक धूप मिलती है। और ये भी याद रखने का अधिक धूप मिलेगी क्योंकि वर्षा किस पर डिपेंड करती है, धूप पर। जितना ज़्यादा धूप होगा उतना ज़्यादा वर्षा होगी, है ना। तो आप देखेंगे कि जो भारत की कुछ मैप इस तरह से अगर बनाए हम, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर धूप क्या मिलेगा, कम मिलेगा इधर की तुलना में, क्योंकि नीचे जाएंगे तो इक्वेटर की तरफ हम लोग भाग रहे होंगे। ठीक है, तो इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो धूप ज़्यादा मिलेगा, जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ, ये ध्रुव की तरफ भागेंगे तो वहाँ धूप कम मिलेगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है बी कथन में। ठीक है, कि अक्षांशीय मान क्या हो रहा है यहाँ पे, हिमालय के उत्तरी ढलान में की तुलना में क्या यहाँ पर कम है, किधर कम है, ये इक्वेटर की तरफ। जैसे ऊपर जाएंगे तो अधिक होगा, तो अधिक जब होगा तो वहाँ पे वही धूप भी कम होगा, धूप कम होगा तो वर्षा कम होगी। तो ये रीजन बता रहा है। फिर कह रहा है दोनों, ये में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए बी दोनों। ठीक है, क्यों ऐसा समझ में आया। क्योंकि पहले तो कह रहा है क्योंकि हिमालय क्षेत्र के दक्षिण ढलानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, जबकि हिमालय क्षेत्र के उत्तरी ढलानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती ही नहीं वहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये भारत वाला जो मैप है कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे जो पर्वत है तो इसका इस ढलान में वर्षा कहाँ से होगी, ये मानसून से चल करके आती है, तो वर्षा इधर ही हो जाएगा, टकरा करके यहीं पे वर्षा होने वाली है। इसके विपरीत दूसरी तरफ जो उत्तर साइड है वहाँ पे वर्षा तो होगी नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि वनस्पति जो ज़्यादा सघन किधर है, ये दक्षिणी साइड में है, ना कि उत्तर साइड में। तो ये रीजन सही दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि चूंकि हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों का अक्षांशीय जो मान है वो हिमालय के उत्तरी ढलानों की तुलना में कम है। तो कम है मतलब कि हम लोग इक्वेटर की तरफ हैं, इक्वेटर तरफ देखेंगे कि इधर अक्षांशीय मान कम होगा, इधर अधिक होगा, तो जिधर अधिक होगा तो धूप भी कम पड़ेगा, अक्षांशीय मान अधिक होगा तो धूप भी कम पड़ेगा, धूप कम पड़ेगा तो वर्षा भी कम होगी। यही रीजन है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए में सवाल पूछा गया था कि हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। ये कथन समझ में आया, ये सवाल समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग का एक होमवर्क हम और भी दे रहे हैं, ये वाला ज्ञात कीजिए कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों हैं। जैसे सवाल ये पूछा जा रहा है, यदि इस तरीके से यदि आप बनाएं भारत का मैप, ये दक्षिण वाला भाग है ना, तो ये पश्चिमी घाट है, ये वाला ये पश्चिमी घाट है, तो इस साइड आपको देखेंगे पूछ रहा है आपसे कि ये साइड सघन वनस्पति क्यों नहीं है, जबकि इधर सघन वनस्पति है। सेम आप रीजन लगाएंगे, यहाँ से ये वाला रीजन लगा सकते हैं, पहला वाला। अक्षांशीय मान यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि पहला यहाँ पर काम करेगा आपका लॉजिक। ठीक है, तो आप लोग लॉजिक लगाना, देखना और बताना कमेंट करके कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था महत्वपूर्ण 52 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।